सीओपी में जैसे ही कोई बच्चा पहुंचता है, वहाँ पे स्टूडेंट पहुंचता है, तो हम लोगों को कॉल करते हैं सर बहुत सारे, और उनको एक गर्व महसूस होता है। सेकेंड ईयर में 8,000, बाद में 10,000 ऐसे 4 साल का था और वो पूरे पैसे वापस आ गए। जिस समय आपका सीओपी में नंबर लगा था, तो आपके घर वाले, आप हो या जो भी आपके रिलेटिव हो, क्या फील कर रहे थे सर? एमएसटी सीईटी का बोर्ड का प्रिपरेशन करते समय एमएसटी सीईटी के क्वेश्चंस आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आपको। और आपको लगता था क्या कि मेरा भी नंबर लगेगा? क्या उस तरफ आपकी भी प्रिपरेशन थी? पीसीएम अगर ग्रुप है तो उसके ऊपर फोकस करो, पीसीबी है तो उसके ऊपर फोकस करो। दिन भर आपको 3 ही चीज़ें दिखनी चाहिए, एक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, नहीं तो बायो। हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। आज मुझे बहुत खुशखबरी हो रही है क्योंकि बच्चों आपके लिए ये जो पॉडकास्ट है ये कुछ अलग है। आज तक हम लोग हमेशा लाते रहते हैं एचएससी बोर्ड, जो कि आप लोगों के बोर्ड में कितने नंबर होने चाहिए, पेपर सेटर, चिप मॉडरेटर, एग्जामिनर, बहुत सारे लोगों को हमने इन्वाइट किया है और बच्चों को आपकी बार 90 पार का जो नारा है हमारा वो कंप्लीट आसपास किया है। बट आज थोड़ा सा जो पॉडकास्ट होने जा रहा है वो कुछ अलग लेवल पे है, क्योंकि भाई सब कर रहे हो, पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे हो आप, नंबर बहुत अच्छे ला रहे, एमएसटी सीईटी हो, जेडब्ल्यू हो, नीट हो, हर जगह पे आपके नंबर अच्छे हैं। लेकिन लोगों को महाराष्ट्र में कितने कॉलेजेस है, कितनी सीट है, कौन से कैटेगरी के लिए कौन सा कॉलेज लग सकता है, वो कैसा बेटर है, बेस्ट है या मीडियम कॉलेज है, इन सभी के लिए आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन हमारा आज का ज़्यादा करके मकसद है एमएसटी सीईटी। लेकिन बच्चों अगर आपका भी ड्रीम हो, जैसे नीट, जेडब्ल्यू या ऑल बाकी के भी जो फैकल्टीज़ है या बाकी की जो भी आप लोगों को कोर्सेस करने हैं, उनके लिए भी अगर इन्वाइट करना है तो हम लोग इन्वाइट कर सकते हैं। लेकिन आज क्योंकि एक ही सेशन में मैं पूरे की पूरी बातें करूंगा तो शायद सर भी कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा और आपको भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज का मिशन ओनली एंड ओनली हमारा है एमएसटी सीईटी बोर्ड के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या फ़ायदा हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन एमएसटी सीईटी बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के मैक्स टू मैक्स बच्चे एमएसटी सीईटी देते हैं और उनका ड्रीम होता है सीओपी, विजेटी, आईसीटी, पीआईसीटी, वालचंद कॉलेज, के कॉलेज, जीजीएस कॉलेज हो सकता है, एसपीआईटी कॉलेज हो सकता है, केजी सुमे, जो भी कॉलेज का सपना होगा, ड्रीम होगा, उसमें पहुंचने का तरीका क्या है? क्या ओनली नंबर लेने से ही हम पहुंच जाएंगे? ऐसा भी नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट्री चीज़ें होती है कि भाई वो डॉक्यूमेंट नहीं रहा तो हमारा एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। बहुत सारे ऐसे डिफ़ॉल्ट होते हैं। अब भी कमेंट में जरूर लिखो कि आप किन बातों के लिए हम लोग पॉडकास्ट और रिकॉर्ड कर सकते हैं सर के साथ, वो भी लिखना है। तो सबसे पहले मैं ऐसे गेस्ट को इन्वाइट करना चाहता हूँ जो कि हमारे छत्रपति संभाजी नगर के ही है, मतलब पुराना औरंगाबाद, और उनका नियर अबाउटली मराठवाड़े में पूरा डंका बसता, मैं तो वो बोलूँगा, क्योंकि सर ने खुद एक सीओपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में सर ने खुद का एजुकेशन लिया है। उसके बाद में सर काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग किन चीज़ों की करते हैं? तो एमएसटी सीईटी हो, नीट हो, जेडब्ल्यू वाले स्टूडेंट हो, इन सब के लिए काउंसलिंग करते हैं। लेकिन आज हमारा मकसद है बच्चों एमएसटी सीईटी ओनली। ओके, तो सर का थोड़ा सा मैं ज़्यादा तो नहीं बात कर सकता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा इंट्रोडक्शन देना पॉसिबल भी नहीं है, आपको पता है कम समय में हमको ये रिकॉर्ड करना है। तो हमारा मकसद क्या है कि भाई कुछ भी करके बच्चों को प्रॉपर तरीके से ट्रैक पे लेके आना, ये मकसद है हमारा। तो मैं यहाँ पे चंद्रकांत उन्हाड़े सर, जो कि COEP में उनका खुद का एजुकेशन हो चुका है, आज तक हजारों बच्चों को काउंसलिंग करके COP, विजेटी, आईसीटी, पीआईसीटी जैसे कॉलेज में उन्होंने एडमिशन दिलाया है। प्रॉपर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, फॉर्म भर के देना हो, हर चीज़ के लिए सर फेमस है यहाँ पे। तो कुछ बच्चे अगर स्टूडेंट हमारे उन्हाड़े सर के हैं भाई, तो उन्होंने भी नीचे कमेंट करना चाहिए, नहीं तो क्या है, सर को भी थोड़ा सा वो होता है ना, मोटिवेशन मिले और भी कुछ रिकॉर्ड करने का मौका हमको मिले। तो सर पूरे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल की पूरी जो फैमिली, स्टूडेंट हो, हम लोग हो, इनके तरफ से सब मतलब जितने भी हमारी टीम भी है, पीजे मेन टीम भी बोल सकते हैं, आपका वेलकम करते हैं और स्वागत है हमारी स्टूडियो में। सर आप तो सीओपी के स्टूडेंट हो, अब
सीओपी में जैसे ही कोई बच्चा पहुंचता है, वहाँ पे स्टूडेंट पहुंचता है, तो हम लोगों को कॉल करते हैं सर बहुत सारे, हाँ, और हाँ। उनको एक गर्व महसूस होता है हाँ, कि कोई स्टूडेंट रूरल एरिया का होता है, हाँ, कोई फार्मर का बच्चा होता है, हाँ, कोई कंपनी में काम कर रहे माँ बाप, बहुत परिस्थिति वीक है सर, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चे पहुंचते तो हमको बहुत गर्व से फोन करते हैं सर। तो उस समय जिस समय आपका सीओपी में नंबर लगा था, तो आपकी घर वाले, आप हो या जो भी आपके रिलेटिव हो, क्या फील कर रहे थे सर? नहीं, उनको अभी COEP वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, तो 1854 के इस्टेब्लिश में इतने पुराने कॉलेज में नंबर लग गया था, तो उनको बहुत खुशी हुई। ओके, हाँ, तो मतलब वो पापा तो सबको बोल रहे थे कि यार मेरा बेटा अभी इंजीनियर बनने वाला है, और वो भी टॉप कॉलेज से बनने वाला है, तो उनको बहुत खुशी महसूस हुई। ओके सर। और आपको लगता था क्या मेरा भी नंबर लगेगा? क्या उस तरफ से आपकी भी प्रिपरेशंस थी? हाँ, तो वो तो श्योर था कि टॉप 10 कॉलेज में तो मिलने ही वाला है, फिक्स मिलने वाला है। मतलब उस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चालू थी? हाँ, यस, चालू थी। घर वालों का एक टारगेट था कि SGGS तो भी मिलना चाहिए, क्योंकि SGGS एक्चुअली मैं नांदेड़ से बिलोंग करता हूँ, तो SGGS बहुत सही कॉलेज था। तो घर वालों का एक टारगेट था कि पूना में तो पढ़ाई नहीं होगी हमारे से इकोनॉमिकली, क्योंकि आपके फादर हाँ फार्मर थे, यस, और इकोनॉमिकल कंडीशन उस लेवल पे नहीं थी। बट यहाँ पे एक चीज़ बताने वाला हूँ मैं, COEP या पूना में कहीं भी आपको मतलब पैसे ज़्यादा लगते हैं, दिमाग से निकाल दो। ओके, क्योंकि COEP का हॉस्टल के चार्जेस तब मेरे टाइम पे 2010 में फर्स्ट ईयर था तो 7,000 रुपीज़ चार्जेस थे, और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से वो 7,000 भी वापस आते थे। हाँ, सेकेंड ईयर में 8,000, बाद में 10,000 ऐसे 4 साल का था, और वो पूरे पैसे वापस आ गए। वसति गृह निर्वाह भत्ता उसको बोलते हैं। तो मतलब इकोनॉमिकली पूना हो या मुंबई उतना ही जाता है खर्चा, और गवर्नमेंट के फैसिलिटीज़ बहुत है उसमें। आप अगर अप्लाई करते हो तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा सर। हाँ, कि जो बच्चे रोते हैं कि भाई मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन ने मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, ये नहीं, तो वो चीज़ें मायने नहीं करती। आपके जो बोलने से मुझे पता लग रहा है कि भाई आप अपनी परिस्थिति को लेके रोना ये गलत बात है। गलत। आप लोगों को करना क्या है कि भाई थोड़ा सा गाइडेंस लो कि कहीं से एजुकेशन लोन मिले, कहीं से कहीं हेल्प मिल सकती है। आजकल बहुत सारे फाउंडेशन बच्चों के लिए काम कर रही है, तो आपको भाई रोना धोना बंद कर दो। बस मुझे बताना है कि आप अपना ऑनेस्टली पढ़ाई करो, आप अपना टारगेट बना दो। अभी से COP, VJT, ICT, PICT जो भी कॉलेज का मकसद है वहां तक पहुंच सकते हो। बिना काम के कारण देने से अच्छा है सोल्यूशन निकालो। करेक्ट है सर? जो कि आपने खुद ने निकाले थे। आप एक रूरल एरिया को हो, आपके फादर फार्मर है, और आप जैसे लोग भी COP में पहुंच सकते हैं, तो बाकी क्यों नहीं पहुंच सकते? यस, डेफिनेटली। और एक चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ मैं सर। हाँ, ओके सर। ओके, तो अर्न एंड लर्न की स्कीम भी रहती है। वो भी स्कीम आप अप्लाई कर सकते हो। पर मंथ 6,000 मिलते थे मुझे अर्न एंड लर्न का। और नेक्स्ट था उसमें एलुमनी एसोसिएशन का भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है, तो एलुमनी एसोसिएशन को भी अप्लाई करके आप स्कॉलरशिप ले सकते हो, और उसमें लैपटॉप भी देते हैं। पर मंथ आपका जो भी एक्सपेंसेस है वो सब मिलता है उसमें। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे के सब दरवाजे ओपन हो रहे हैं। आप वन बाय वन एक एक दरवाजा ओपन कर रहे हो कि भाई तुम पैसों के कारण पढ़ना नहीं है ये मत बताओ। आपको ऑप्शन बहुत सारे हैं। बहुत सारे। यस सर। आप जो आज काम करते हो काउंसलिंग का, जो कि छत्रपति संभाजी नगर में इतना आपका डंका बसता है सर, पूरे मराठवाड़े में मैं बताता हूँ, जैसे कि बहुत सारे इवन विदर्भ के भी बहुत सारे लोग आते हैं आपकी तरफ, तो ये काउंसलिंग करने का कारण क्या है? आपको लगता है कि बच्चे पहुंच जाए COP में, भाई थोड़ा हेल्प हो जाए, क्योंकि आप खुद स्टूडेंट हो, रूरल एरिया को बच्चों को पता नहीं होता, इसका पीछे का कारण क्या है सर? हाँ सर, अभी कैसा है, दिन ब दिन एडमिशन प्रोसेस ये टफ होते जा रहा है। ओके, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, टफ नहीं बोलूँगा मैं, बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। ओके, तो बहुत सारे ब्रांचेस है, बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस है। अगर COEP ही नहीं मिला तो दूसरे ऑप्शंस क्या है, एक बैकअप हमें रेडी रखना पड़ेगा। तो इसीलिए काउंसलिंग ज़रूरी है। उसमें ब्रांच कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, अगर एक एग्जांपल बोलता हूँ आपको कि COEP में मेटलर्जी मिल रहा है, वही PICT में अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है, तो आपने कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, क्या नहीं, वो हम आपको सजेस्ट करते हैं। उसमें हम टोटल कॉलेज इन्फो,
देन कट ऑफ्स, फी स्ट्रक्चर, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें उस काउंसलिंग में बताते हैं। काउंसलिंग स्टार्ट होने का रीज़न यही था कि मेरा नंबर एक अच्छे कॉलेज में लग गया, तो गांव के बच्चे फिर जो भी मेरे जूनियर्स थे वो पूछने लगे कि सर आपका नंबर कैसे लगा, हमें भी थोड़ा गाइड करिए, COEP कॉलेज कैसा है, वहाँ पे मतलब माहौल कैसा रहता है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है हमें पता है, बट वहाँ पे बाकी चीज़ें कैसे रहती है, प्लेसमेंट कैसा है। तो ये सारी बातों के वजह से मैंने काउंसलिंग स्टार्ट कर दी उनको गाइड करते करते। अच्छा अच्छा। Yes. मतलब आपके पास इतने कॉल आने लगे गांव वाले लोगों Yes. के बोलो या कोई रिलेटिव हो, Yes. और उनको गाइड करते करते इतना गाइडेंस का एक्सपीरियंस Yes. हो गया कि आपने उसका मतलब थोड़ा सा चलो भाई कि सबको मिले ये चीज़ें। यस यस तो सर हम लोग कुछ स्टूडेंट के सवाल होते हैं, उस स्टूडेंट के सवाल लेना भी बहुत जरूरी होता है Yes, सर। definitely. तो 1 बाय 1 सवाल लेंगे हम लोग। Yes. MST-CT के लिए प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें? हाँ आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो स्टूडेंट में ध्यान रखनी चाहिए? ओके तो अभी MST-CT का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं। तो स्टूडेंट्स अभी आते हैं और पूछते हैं कि सर बोर्ड्स भी है, JEE भी है और MST-CT भी है। आप उसको तीनों को एक जगह करो। कैसे देखो, बोर्ड का सिलेबस भी आपको पढ़ना है और उसके ऊपर भी MST-CT के क्वेश्चंस आने वाले हैं, वही मतलब सिलेबस चैप्टर्स कुछ अलग नहीं है। अलग नहीं है। तो आप MST-CT का बोर्ड का प्रिपरेशन करते समय MST-CT के क्वेश्चंस आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आपको। क्योंकि देखो मैंने एक ऑब्जर्व किया है, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करता है और जो मैक्सिमम टेस्ट देता है उसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, उसको कॉलेज मिलने के चांसेस, अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ओके मतलब टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इंजीनियरिंग स्ट्रीम चूज कर रहा है तो उनके लिए कैसे काउंसलिंग करोगे? क्या उन्हें अपनी स्ट्रीम के बारे में थोड़ा सा श्योरिटी लेने की ज़रूरत है? जैसे होता है ना कि बच्चों को बोलते हैं कि सर मैं CS लूँ, IT ले लूँ, हाँ। या रोबोटिक, मतलब जो भी ब्रांच है। हाँ। बहुत सारे इतने बच्चे तो कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, कॉलेज इम्पोर्टेंट है या स्ट्रीम इम्पोर्टेंट है? मैं तो ये बोलूँगा एज पर माई एक्सपीरियंस और काउंसलिंग करता हूँ उसमें तो इतना तो पता चला है कि योर स्ट्रीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रांच इंपॉर्टेंट है। कॉलेज का कैसा है, कॉलेज 4 साल आपके साथ रहने वाला है। अगर वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं हुआ तो पूरे 40 साल आपकी ब्रांच आपके साथ रहेगी। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको फोकस ब्रांच के ऊपर करना है, ना कि कॉलेज के। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, COEP मिल रहा है मेटलर्जी ले लो, चलो निकल जाओ। बट बाद में 4 साल बाद क्या होने वाला है, 40 साल आप कैसा सर्वाइव करोगे? तो इसीलिए आप फोकस करो। मेटलर्जी इज आल्सो गुड, राइट, मेटलर्जी ब्रांच भी अच्छी है, बट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है ना। तो इसीलिए जहाँ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे आपको जाना है। ओके सर, आपको लगता है क्या स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कॉलेज चूज करना चाहिए या फिर रैंक के बेसिस पे करना चाहिए? ओके, रैंक किसका रैंक? मतलब जैसे CET का जो रैंक होता है उसके ऊपर। हाँ। ओके ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको कॉलेज के रैंक का भी, जो मतलब कॉलेज के रैंकिंग है वो भी एक बार देखना है और उस हिसाब से आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। आपका रैंक अच्छा है और अगर आपने रैंक अच्छा होके भी लोअर कॉलेज लिया तो वो भी बराबर नहीं है। बट रैंक अच्छा है और आपने लोअर ब्रांच लिया, अच्छा कॉलेज है बट लोअर ब्रांच है, तो वो भी गलत है। तो इसीलिए आपको दोनों का बैलेंस रखना है। मतलब कॉलेज का रैंक, आपका खुद का रैंक एंड ब्रांच, इन तीनों को कंबाइन करना बहुत जरूरी है। ओके मतलब बच्चों यहाँ पे सबसे पहले सर का कहना है कि भाई आपको अच्छे नंबर मिलना ये बात बहुत अच्छी बात है, बट उसके मिलने के बाद भी क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए, ये सोच समझ कर करना बहुत जरूरी है। यस। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि MST-CT का रिजल्ट कैसे आएगा, आप उनको कैसे मोटिवेट करते हो? मतलब कुछ बच्चे स्ट्रेस फील करते हैं सर अभी से, और उनको लगता है कि मेरा रिजल्ट कैसे आएगा, क्या आएगा, इस टेंशन के मारे कभी कभी कुछ बच्चे तो पढ़ाई ही नहीं करते। मतलब उसका दिमाग बुक ले लिया, PY क्विज कर रहा है और पढ़ाई नहीं हो रही है उसकी, क्योंकि स्ट्रेस फील कर रहा है हमेशा। तो ऐसे बच्चे के लिए क्या सजेशन है सर आपका? यस, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अगर PCM ग्रुप है आपका तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के ऊपर फोकस करना है।
कॉलेज के बारे में सोचना नहीं। बहुत सारे मेरे पास भी बच्चे आते हैं और वो गूगल पे करते हैं, बाद में कॉलेजेस के फ़ोन आना स्टार्ट होते हैं। वो बोलते हैं हमने तो रजिस्टर नहीं किया, और वो बोल रहे कि सीट्स फिल हो रहे हैं हमारे, ओके, फुल हो रहे हैं पूरे। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के ऊपर फोकस करना है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि कॉलेज बाद में आपके रैंक पे ऊपर कॉलेज मिलने वाला है, और रैंक आने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो और कॉलेज ढूंढते बैठ रहे हो, तो डेफिनेटली आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला है। ओके, तो इसीलिए PCM अगर ग्रुप है तो उसके ऊपर फोकस करो, PCB है तो उसके ऊपर फोकस करो। दिन भर आपको 3 ही चीज़ें दिखनी चाहिए, एक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, नहीं तो बायो। ओके ओके सर, बच्चों ने प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए इस समय? क्योंकि Okay. अभी बच्चे क्या हो रहे हैं सर, JEE की तरफ थे, हम्म कुछ बच्चे नीट की तरफ थे, हम्म और कहीं ना कहीं उनको वहाँ से थोड़ा सा Exit फील हो लेना। रहा है कि भाई मुझे बाहर बढ़ना चाहिए। Okay. और इस समय से अगर मैं CET की तैयारी करता हूँ, प्रिपरेशंस करता हूँ, हम्म तो क्या उनको टॉप लेवल के कॉलेज मिल सकते हैं क्या? डेफिनेटली मिल सकते हैं, क्योंकि अभी CET के जस्ट फॉर्म स्टार्ट है, एग्ज़ाम के लिए टाइम है, तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, मतलब अच्छा, अगर आपने स्टार्ट भी किया, अभी से स्टार्ट भी किया, अगर क्रैश कोर्स भी ज्वाइन किया, नहीं तो सर का भी एक कोर्स है टॉपर्स बैच, राइट? सर आपको कैसे पता है? हमारे बच्चे आपके पास ज्वाइन है सर। ओके। तो टॉपर्स बैच भी अगर आप ज्वाइन करते हो, क्रैश कोर्स में भी हमने रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे कि जो बच्चे 1-1.5 महीना प्रिपरेशन करके भी CET में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। तो अभी से आप स्टार्ट करके भी मतलब CET में अच्छा कॉलेज ले सकते हो। तो उसका प्रिपरेशन आपको कैसा करना है? क्वेश्चन आपका क्या था? सर अभी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि नीट और JEE में हाँ। प्रिपरेशंस कर रहे थे, ओके बट हुआ क्या सर कि अभी उनको कहीं ना कहीं लगता है कि CET करूँ तो COP, VJT, ICT, PICT भी अच्छे कॉलेजेस है और वहाँ पे मैं एडमिशन लूँ तो मेरा फायदा हो जाए। यस। तो ऐसे टाइम पे एन मौके पे, क्योंकि अभी बोर्ड का प्रिपरेशन है, हाँ। CET का भी करना है, तो ऐसे मौके पे प्रिपरेशन अच्छी तरह से करके क्या हम लोग अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं क्या? यस, डेफिनेटली जा सकते हैं। देखो अभी आपका JEE का एग्जाम है, तो JEE के ऊपर फोकस करो। मैं ये पहली चीज़ आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि JEE से भी 15% सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस में भरे जाते हैं। COAP में भी 20% सीट कोटा है JEE के थ्रू। तो जस्ट गिव योर 100%, ओके। और JEE का जो भी स्कोर आएगा 8 दिन में रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद JEE का एग्ज़ाम होने के बाद तुरंत प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। MST CET का अभी से आप अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तभी भी आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। बहुत सारे बच्चे क्रैश कोर्स करके भी एक अच्छे कॉलेज में ज्वाइन होते हैं, एडमिशन लेते हैं। आप सर का भी कोर्स कर सकते हैं। मैंने पहले भी बोला था कि टॉपर्स बैच, ये जो क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स से भी आपका स्कोर बढ़ता है। तो CET लेवल का प्रिपरेशन आप क्रैश कोर्स से भी कर सकते हैं। सर का भी एक बैच है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो आप। हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे वो सर का ही नाम बोलते कि सर मैंने एक क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है, तो आप भी कर सकते हो। सर नेक्स्ट सवाल है, अगर स्टूडेंट को अपनी स्ट्रीम को लेकर डाउट है, तो हाँ। उनको कैसे गाइड किया जा सकता है आपके तरफ से? ओके, तो स्ट्रीम ब्रांच अगर आपको चूज करना है, तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। फर्स्ट है आपका इंटरेस्ट है तो उस फील्ड में चले जाओ। नहीं तो बहुत सारे बच्चे CS, सब लोग CS ले रहे हैं इसलिए मुझे CS लेना है, ये गलत बात है। आपका फ्रेंड CS ले रहा है इसलिए आपको CS लेना है, ये भी गलत है। तो आपको ब्रांच लेते समय, ब्रांच सिलेक्ट करते समय आपको फर्स्ट मार्केट सिचुएशन, आपका इंटरेस्ट, आपकी कैपेसिटी, देन आपका बजट, देन यूनिवर्सिटी कौन सी मिल रही है, कॉलेज कौन सा मिल रहा है, लोकेशन क्या है, ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हाँ। नेक्स्ट सवाल है सर, क्या आपके पास कोई स्पेसिफिक ऐसे स्ट्रैटेजी है जो स्टूडेंट को अपनी प्रिपरेशन के दौरान अपनाना चाहिए? क्योंकि आपने भी प्रिपरेशन की है CET की, यस। तो कौन कौन सा प्लान रखा था आपने कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ? क्योंकि आपने तो अलग अलग प्लान रखे होंगे पहले। यस। ये अपनाया होगा, अरे इसमें मुझे आ रहा नहीं है, चलो छोड़ दो भाई, दूसरा पकड़ो, तीसरा पकड़ो, और आपको सक्सेस भी मिला। तो इसमें से कौन सा प्लान था जो बच्चे के साथ शेयर करना चाहते हैं कि ये कर लो भाई? जैसे होता है ना, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जैसे टॉपर बैच का नाम लिया, तो हम लोग PYQ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। हाँ। मतलब क्योंकि आजकल क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट क्वेश्चंस आ रहे हैं, या वैल्यू या कोई कॉन्सेप्ट है सर। तो आपको क्या, आपने कौन सा प्लान फॉलो किया था सर? हाँ ठीक है, सेम ही स्ट्रैटेजी रहती है सर। आप किसी भी टॉपर को पूछिए, वो सेम ही चीज़ें बताने वाला है। फर्स्ट है आपको न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करना है।
जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आप, उतना ज़्यादा आपका सक्सेस रेट रहेगा। ये चीज़ आप याद रखो, क्योंकि कैसा है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। यस यस। तो न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस। मेरा स्ट्रैटेजी क्या था कि फिजिक्स में, स्टार्टिंग में फिजिक्स में बहुत कम मार्क्स थे। फिजिक्स यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, बट अगर आपको अच्छा कोई गाइड मिलेगा, जैसे कि सर का भी फिजिक्स अच्छा है, रिव्यूज़ अच्छे हैं, तो फिजिक्स में बहुत कम मार्क्स थे। तो हमारे सर ने बताया था कि आप किसी को छोड़ मत दो। ओके, जैसे कि एक प्लानिंग करते हैं हम, फिजिक्स नहीं आ रहा है छोड़ दो, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में जो भी है हमारे 150 में से अच्छा स्कोर लेके आओ, और उसके बाद फिजिक्स में जो आएगा वो चलेगा। ओके, तो पीसीएम का आप अगर स्टडी करते हो तो आपको फिजिक्स के आज के डेट में 50 तो भी क्वेश्चन सॉल्व करने, न्यूमेरिकल्स। एमसीक्यू है तो एमसीक्यू, नहीं तो न्यूमेरिकल्स है तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके, देन केमिस्ट्री के लिए 50 और मैथ्स के लिए 100 तो भी मिनिमम होना ही चाहिए। तो मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वही था। हमारे टाइम पे जो पब्लिकेशंस अवेलेबल थे वो n नंबर ऑफ पब्लिकेशंस थे। अभी गवर्नमेंट ने वो बुक्स पहले टेक्स्ट बुक, हाँ, हर एक पब्लिकेशन का आता था टेक्स्ट बुक। तो वहाँ पे 3 टेक्स्ट बुक मैथ्स के लिए स्पेशली रेफ़र किए थे। फिजिक्स केमिस्ट्री 50-50 मार्क्स के लिए है, इसलिए थोड़ा उसको टाइम भी कम दिया था, बट मैथ्स को ज़्यादा टाइम दिया था। तो ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलूँगा मैं, कि जिसके मार्क्स ज़्यादा है उसको टाइम भी ज़्यादा मिलना चाहिए और किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। ओके, मतलब आपका कहना है कि सर कुछ भी करो, रोज के 200 एमसीक्यू सॉल्व करो। यस, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा चाहते हो तो इम्पोर्टेंट है 200 एमसीक्यूज। तो आप ही सोचो कि आप हाँ, आपको क्या करना है। यस। और इसमें और एक चीज़, न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करते हो तब कंसेप्ट क्लियर होता है। कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे तो पीछे तुरंत मत देखो उसका आंसर, उसके ऊपर आप मतलब थोड़ा सोचो कि क्यों गलत हो रहा है, मतलब ट्रेस देना बहुत जरूरी है। यस। और एक बार वो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि फिर बाद में वो गलत नहीं होता है। ओके, और उसमें और एक नेक्स्ट चीज़ थी कि फार्मूला बुक बनाई थी। ओके, हमारे पास भी एकलव्य पब्लिकेशन की फार्मूला बुक है, वेरी गुड, और पीवाईक्यू की पूरी ब्रह्मास्त्र सर 1000 पेजेस की बुक है। बढ़िया। अगर वो बुक करता है कोई स्टूडेंट, तो हमने क्या देखा है सर, कि पूरा की पूरा बुक अगर हो जाता है उसका क्लियर, तो उसको मुझे लगता है कि उसमें से ही क्वेश्चंस आने वाले मैक्स टू मैक्स। यस, अगर आप पीवाईक्यूज का एक बेनिफिट ये है, अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो ना तो एक लेवल पता चल जाता है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या नहीं, आपका प्रिपरेशन सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है। और फार्मूलेज रिवाइज करने से, रिवाइज के मैं ये बोलूँगा कि रिकॉल करना है आपको, फार्मूलेज रिकॉल करना है। मतलब बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि एग्ज़ाम में बाय टू भूल जाते, स्क्वायर भूल जाते, स्क्वायर रूट भूल जाते, कॉस की जगह साइन हो जाता है। तो इसीलिए उनको हर दिन एटलीस्ट 30 मिनट्स, जैसे कि मैं 2 टॉपिक कवर करता था, 30 मिनट्स में 2 टॉपिक कवर होना ही चाहिए। सिर्फ फार्मूलेज रिकॉल करने हैं आपको। फार्मूलेज अगर आप रिकॉल करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाला है। यस सर। सर, कॉलेज चूज करते वक्त स्टूडेंट ने कौन से फैक्टर कंसिडर करने चाहिए, जो कि लोकेलिटी है, फैकल्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे सिटी कौन सी है, किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए, जो कि आप अभी भी बच्चों का सिलेक्शन करवा देते हो। समझो जैसे कि आपके पास काउंसलिंग के लिए बच्चा आता है, तो कौन से फैक्टर को इम्पोर्टेंट देके अब उस बच्चे को जो ऑप्शंस में उनके नाम डालते हो, कॉलेज की लिस्ट जब बनाते हो तब? हाँ, तो उसमें सर हम मैक्सिमम उसका इंटरेस्ट देखते हैं। ओके, इंटरेस्ट के बाद ब्रांच सिलेक्ट, तो बच्चे जो भी मॉब सिलेक्ट हो रहा है, ओके, जो भी मैक्सिमम बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं ब्रांच वही लेते हैं। अगर उसके दोस्त ने बोला कंप्यूटर साइंस लेना है, कंप्यूटर साइंस लेना, CSE, वो नहीं सोचेगा कि मुझे क्यों लेना है, मेरा कैपेसिटी है क्या। तो वो हम उनका काउंसलिंग करते हैं और उसमें कुछ चीज़ें हम उनको बताते हैं कि जैसे कि एक तो इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट के बाद उनका कैपेसिटी है या नहीं है। नहीं तो मुझे इंटरेस्ट है CSE में, बट मुझे 8 घंटा बैठने नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करते हैं। और उसके बाद यूनिवर्सिटी कौन सा मिल रहा है, कॉलेज कौन सा मिल रहा है, लोकेशन कहाँ पे मिल रहा है, वहाँ पे प्लेसमेंट है कि नहीं, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत मैटर करता है। अगर प्लेसमेंट नहीं है प्रॉपर तो उस कॉलेज में जाके भी मतलब नहीं है।
तो ये सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं और प्रीवियस कट ऑफ ट्रेंड भी बताते हैं उनको। ओके सर। हाँ। कुछ स्टूडेंट ये भी सोच रहे होते हैं कि एमएसटी सीटी के बाद कौन सा करियर पाथ फॉलो करें, हाँ हाँ, उनको कैसे सही करियर चॉइस करने में कोई मदद हो सकती है क्या आपके तरफ से? यस डेफिनेटली, वही मैंने आपको बताया था कि एमएसटी सीईटी के थ्रू आप बहुत सारे कोर्सेज को अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि इंजीनियरिंग तो ये हो गया, Okay, बी फार्मेसी है, फार्म डी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी एग्री है, बीएससी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, फिशरीज है, हॉर्टिकल्चर है, एग्री फॉरेस्ट के भी मतलब 9 कोर्सेस है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यस अप्लाई कर सकते। तो उसमें आपका इंटरेस्ट जिस फील्ड में है तो वो फील्ड आपको चूज करना है। अगर आपको वो पता नहीं चल रहा है तो हम यहाँ पे है, हम आपको गाइड Yes. करेंगे। यस सर, एमएसटी सीईटी के एग्ज़ाम के बाद स्टूडेंट को अपने मार्क के हिसाब से कॉलेज को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए? ओके, मतलब जैसे एग्ज़ाम होती है तो बच्चों को पता लगता है कि मेरी किस लेवल पे एग्ज़ाम हो चुकी है, हाँ हाँ, और मुझे इस हिसाब से मुझे ये प्रिपरेशन करना चाहिए। कभी कभी तो कुछ स्टूडेंट, मैं सवाल पूछूंगा आपको, हाँ हाँ, सर डॉक्यूमेंट ही नहीं होते प्रॉपर उनके पास, ओके, तो पहले तो बताना है कि क्या एग्ज़ाम होने के बाद उन्होंने क्या क्या करना चाहिए, कि रिजल्ट और एग्ज़ाम होना इसके बीच में टाइम गैप रहता है, उस गैप में क्या करना चाहिए? हाँ, तो आपकी जैसे भी एग्ज़ाम हो जाएगी तो आपका अगर कोई बैकअप प्लान है, जैसे कि इंजीनियरिंग वाले बच्चों को हम थोड़ा सजेस्ट करते हैं, ये सेशन एमएसटी सीईटी का है डेफिनेटली, बट तभी भी आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी देने हैं, तो उसमें एग्ज़ाम्स आप नोट डाउन कर सकते हो। एमएसटी सीईटी होने के बाद आपके पास जेई का भी ऑप्शन है, 15%, 20%, 30% कोटा रहता है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में। उसके बाद आपके पास अगर एडवांस में सिलेक्शन हो गया तो एडवांस भी करना है आपको प्रिपरेशन। देन बिटसैट है, यूजीडब्ल्यू है, आइसर है, वीआईटी ट्रिपल ई है, देन पेरा सीईटी इज़ आल्सो गुड ऑप्शन, केडबलआईटी है और मणिपाल। एटलीस्ट इतने एग्ज़ाम्स तो भी आप फॉर्म भर के रखना है और इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। इनमें से कुछ एग्जाम्स के डेट से जून जुलाई में आते हैं, जो कि बिफोर सीईटी रिजल्ट्स ये एग्ज़ाम के डेट रहते हैं, तो ये भी प्रिपरेशन करना है। बैकअप प्लान अच्छा चाहिए। और उसके अगर ये एग्ज़ाम्स आपने भरे नहीं है, फॉर्म भरे नहीं है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रिपेयर करना है। तो उस डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मैं सर के साथ शेयर करता हूँ, पूरे डॉक्यूमेंट्स, उसमें कुछ भी करेक्शन नहीं चाहिए। वैलिडिटी के लिए अप्लाई करना है, वैलिडिटी मस्ट है। अगर लास्ट राउंड तक आपकी वैलिडिटी नहीं आती है तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ओके, तो इसीलिए आपको आपके कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट्स जो भी है उसके लिए एक सेशन भी सर रखेंगे। ओके, उसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स सबको इसके लिए कमेंट होना चाहिए अगर आप लोगों को, क्योंकि सर एकदम परफेक्ट बताएंगे भाई, ऐसे नहीं कि हवा में नहीं बताएंगे। बहुत सारे लोग हवा में बता देते हैं भाई, वो डॉक्यूमेंट मिलता है कि नहीं यही पता नहीं। लास्ट ईयर कुछ कुछ बच्चों को बताया गया कि एससीबीसी का वो जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं मिल रहा था मराठा बच्चों को, और बताया जा रहा है कि वो निकाल के लाओ। कहाँ से निकाल के लाएंगे? तो वो भी पता होना चाहिए। प्रॉपर वे इंपॉर्टेंट है अगर आपको सही तरीके से चलना है वो रास्ते पे। सर नेक्स्ट है, आपका क्या एडवाइस होगा उन स्टूडेंट के लिए जो टाइम मैनेजमेंट या एग्जाम स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं? अभी फिलहाल में क्या हुआ सर, उनको लगता है कि बोर्ड करूँ तो सीईटी में लॉस हो जाएगा। हम दोनों की बात करेंगे फिलहाल, जेईई नीट वाले छोड़ देंगे हम, है ना। उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उनको क्या लगता है बोर्ड करूँ तो मेरे सीईटी चला जाएगा, लेकिन उनको ये पता नहीं कि वही सिलेबस है। आपने क्या किया था वो प्लान, वो बता दो ताकि बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो अभी बोर्ड का प्रिपरेशन करते समय अगर आपने एक चैप्टर, फॉर एग्जांपल एक आपने मैथ्स का चैप्टर है, मैट्रिसेस है, आप वो प्रिपेयर कर रहे हो बोर्ड के लिए, तो वो होने के बाद तुरंत आपको सीईटी का बुक लेके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो एक बार क्विकली देखना है। हार्डली 1 और 2 पेज में थ्योरी रहता है उसका, वो क्विकली देखना है। और उसके बाद 10 या 15 एमसीक्यू बस हो गए आज के डेट में। मतलब वो बाद में जितना करना ही करो। यस, ये बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ आपको जाना है। और इससे पता भी लगेगा कि आप कितने पानी में हो। मतलब एमसीक्यूज का जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप लोग जो पढ़ रहे हो बोर्ड के लिए भी वो प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ रहे हो, ये भी पता लगेगा। नेक्स्ट सवाल है सर, सीओपी पुणे जैसे टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए? क्या स्पेशल टिप देना चाहते हो आप? यस, तो इसमें कुछ एक 6-7 पॉइंट्स मैं आपको बोलने वाला हूँ। तो फर्स्ट है,
हर बार वही बोलूँगा मैं, न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने, पहले भी बता चुका हूँ। न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो या नए कुछ न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करो, बट वो आपको डेली करना है। जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के 50-50 और मैथ्स के लिए 100 न्यूमेरिकल्स डेली होना ही चाहिए। ओके, उसके बाद फार्मूले रिवाइज करना है आपको, देन टेस्ट देने हैं। टेस्ट में आपको आपके वीक पॉइंट्स पता चलते हैं। जैसे मैंने बोला है कि फिजिक्स में मुझे बहुत कम मार्क्स थे, बट हर एक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस गलत हुए, वो क्वेश्चंस क्यों गलत हुए उसका एनालिसिस किया मैंने और बाद में स्कोर बढ़ गया। तो आप टेस्ट देते हो तो खुद को टेस्ट कर रहे हो आप, तो खुद को टेस्ट करने के बाद जो भी आपको पता चला है उसका एनालिसिस करो, आपके टीचर्स को पूछो। ये टेस्ट इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट पॉइंट है रिवीजन, उसको मैं रिकॉल बोलूँगा। तो रिवीजन प्रॉपर चाहिए। ओके, फर्स्ट पॉइंट बोला है न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, PYQs, देन टेस्ट, देन रिवाइज करना है आपको। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे, ओके, कंटिन्यू स्ट्रेस में ही आप सोचते हैं कि मेरा क्या होगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आपको स्ट्रेस को भी कंट्रोल करना है। देन उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको पॉजिटिविटी तो बताई है, उसके बाद कंप्लीशन के पीछे लगो। नहीं तो कैसा रहता है, लास्ट दिन भी बच्चे पढ़ते बैठते हैं। ओके, उनको लगता है कि यार मेरा हुआ ही नहीं, तो वो आपको कंप्लीशन, कहीं तो भी फुल स्टॉप लगाना है आपके पढ़ाई को। नहीं तो आप लास्ट नाइट, बच्चों का अभी कॉल आता है कि सर मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, पूरा मैं ब्लैंक हो गया, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये पॉजिटिव माइंडसेट रख के आपको जाना है। और लास्ट एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि टोटल सिलेबस कवर करो। ओके, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, कोई सब्जेक्ट आपको टफ जा रहा है, तभी भी उसको पढ़ना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस अच्छा बढ़ेगा आपका, और कॉन्फिडेंस बढ़ने के वजह से आपका स्कोर भी बढ़ सकता है। इट्स जस्ट लाइक ए माइंड गेम है ये, और आपको वाइजली प्ले करना है उसको। सर मैं हमेशा स्टूडेंट को भी बोलते रहता हूँ, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं सर, हाँ, पढ़ाते हैं, हाँ, बच्चे बुक लेते हैं, पढ़ते हैं, हाँ, रख दिया, रिवीजन करना है तो भी बुक सामने, हाँ, तो मैं बोलता हूँ कि भाई शांत 5-10 मिनट ऐसे चेयर पे बैठो, यस, आज मैंने क्या क्या किया, जैसे रिकॉल बोला था आपने, उसी पॉइंट पे पॉइंट, मतलब ये जवाब दे रहा हूँ बच्चों को ये डायरेक्टली, कि आप लोगों ने सोचना चाहिए कि आज मैंने क्या पढ़ा था, रोटेशन डायनामिक्स, अच्छा इसमें सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, कोनिकल पेंडुलम, उनके फार्मूले क्या है ना, जैसे टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग है, जो भी सवाल आपने पढ़ा है ना पूरे रिकॉल करो। नहीं याद आ रहा है तो याद आने की कोशिश करो, क्योंकि जैसे हम लोग जिम में जाते हैं तो डायरेक्ट पहले दिन 10 किलो का डंबल लिया इस हाथ में, 10 किलो का इस हाथ में, तो उठा सकते हो, लेकिन 50 किलो का लिया तो उठा सकते हैं क्या? उसके लिए क्या लगेगी? प्रैक्टिस लगेगी। वैसे यहीं पे हमारा ब्रेन को स्ट्रांग, मसल स्ट्रांग होने चाहिए। हमको एग्जाम में रिकॉल मेमोरी काम आती है, ना बुक आता है ना कोई और चीज आती है। हमको क्या काम आता है वहां पे? हमको वहां पे भी रिकॉल ही करना है, लेकिन आदत घर पे हो तो वहां पे कुछ नहीं, नॉर्मल लगेगा, लेकिन हम लोगों को आदत ही नहीं। हम लोगों का आदत कहाँ है मालूम है? डायरेक्ट एग्जाम में गए, वहां पे रिकॉल करे। भाई आप कैसे रिकॉल करे? फिर वो हो जाते बच्चे फेल, उनको याद नहीं आता, दिमाग खराब होता है। दिमाग खराब होने से हमारे एग्जाम के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि असर ना हो जाए, तो सर ने बहुत बढ़िया पॉइंट, और इसको बहुत समर्थन में इसलिए कर रहा हूँ कि मैं भी खुद फॉलो करता था रिकॉल मेमोरी। उसी के बलबूते पे हम लोग रिजल्ट ला सकते हैं। बस उसके पास एक कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्फिडेंस है तो बड़े बड़े चीज़ें भी हम लोग काम कर सकते हैं। ये तो छोटे एग्जाम है सर, MST CET, लोग तो क्या IIT कर रहे हैं, कुछ लोग UPSC कर रहे हैं, क्या क्या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इतना बड़ा सिलेबस भाई, अभी तो एक लिमिटेशन है इस सिलेबस की, तो ये लिमिटेशन में अच्छी प्रिपरेशन करके आप अपना ड्रीम जो कॉलेज होगा उसमें हासिल करने की कोशिश करनी है। सर आपके लिए और एक सवाल है, आपने स्टूडेंट को COP में एडमिशन लेने के बाद किस तरह से गाइड किया है? मतलब जो आपके स्टूडेंट थे, जिसको आपने COP में जाने के बाद भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, एक अप्रोच होती है सर, कोई किसी किन्हीं के पास में, जैसे मैं टीचर हूँ, आज भी जो फाइनल ईयर एक सानिया नाम की स्टूडेंट थी, COP में से पास आउट हुई और उसको कैंपस सिलेक्शन हो गया, उसका प्लेसमेंट हो गया अच्छी तरह से, तो पहला कॉल मुझे किया उसने बोला कि सर पापा को कॉल करना था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले आपको करूं।
तो वो हमारी एक जीत है सर। ये Yes, होता है ना, मैंने मेरे कम्युनिटी पोस्ट में भी यूट्यूब पे डाला है, आप चेक भी कर सकते हो। सानिया सुतार नाम है बच्चे का। तो कुछ स्टूडेंट होते हैं कि फर्स्ट ईयर में जाते हैं बट तो भी गाइडेंस आपसे ही लेते हैं। तो कुछ ऐसे है क्या, एकेडमिक प्रेशर होता है, कुछ नए नए जाते तो सिलेबस समझ में नहीं आता है, भले वो होशियार होते सब कुछ होते हैं लेकिन वो कन्फ्यूजन माइंड बोल सकता हूँ मैं। तो ऐसे टाइम में कोई बच्चे आपको गाइडेंस लेते हैं क्या? अभी हमारा स्ट्रैटेजी ये है, आपने पीसीएम ग्रुप लिया तो इंजीनियरिंग तो फिक्स करना ही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी से आपको, जो सर ने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि सीईटी होने के बाद जो गैप रहता है उसमें आप क्या करते हो, तो ये क्वेश्चन का आंसर देते समय वो गैप में हम बच्चों को क्या गाइड करते हैं वो एक बार ऐड करूँगा मैं यहाँ पे। हम उनको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो टफ जाता है सब्जेक्ट, देन मैकेनिक्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ओके, सीपीपी, तो ये तीनों भी सब्जेक्ट्स के लिए उनको क्लासेस लगाने के लिए, उनको ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करने के लिए बोलते हैं। मतलब अभी से अगर आप 1.5 महीने में ये कंप्लीट करते हो तो आगे जाके कॉलेज में जाके ये सब्जेक्ट का टेंशन नहीं रहेगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें दिक्कत आती है। देन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ड्राइंग वगैरह में अच्छा नहीं रहता है। मैं तो बोलता हूँ सर, धूपकाले में है ना, जैसे मैं जब पढ़ता था तो हम लोगों ने सी प्लस प्लस, जावा, मतलब इतना तो नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन हम लोगों ने बीएससी करते समय हम लोगों ने ये किया था कि भाई ऐसे छोटे मोटे कोर्स क्यों ना हो जो कि फैमिलियर बनाए उन चीज़ों से हम लोग, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े। तो ऐसे कुछ सजेशंस है क्या? अब तो सीओपी में खुद का एजुकेशन हो गया तो आपको तो सब कुछ ये जर्नी पता है 4 साल की, तो कुछ सजेशन है क्या ऐसे कि भाई ये कर लो ताकि फायदा हो जाए आपका? तो आपको सी लैंग्वेज ये आपको कवर करना है कॉलेज एडमिशन होने के पहले ही। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी करना है, मैकेनिक्स भी करना है, राइट? तो ये तीनों भी सब्जेक्ट आपको कवर करके ही बाद में जाना है। सेकेंड, आपको लैपटॉप फर्स्ट ईयर में नहीं लेना है। ओके, लैपटॉप फर्स्ट ईयर में ज़रूरत नहीं है, सेकेंड ईयर से आप लैपटॉप ले सकते हो, ये भी एक सजेशन रहेगा। देन अगर आपको कॉलेज अच्छा मिला है तो कॉन्फिडेंस, मतलब और कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ पे और कॉन्फिडेंट होने की वजह से बच्चे फिर पढ़ाई नहीं करते। मैक्सिमम अभी सीओईपी में भी बच्चों का बैक लगता है। ओके, एक्चुअली वो इतने टॉपर होके भी मेरा दोस्त जो कि उसके कॉलेज का टॉपर था उसको 6 साल लग गए। ओके, तो वो क्यों? क्योंकि कॉलेज अच्छा मिल गया, रिलैक्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ फर्स्ट ईयर आपको पढ़ाई प्रॉपरली करनी है, उसके बाद फिर आप सेकेंड ईयर से कुछ भी करो, आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा। एक बार आपको सिस्टम समझ में आ गया कॉलेज का कि बाद में आप फेल नहीं होगे, बाद में बैक नहीं गिरेगा, कुछ भी नहीं होने वाला है, आपका स्कोर बढ़ते ही जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अभी वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक ओरली एक आधा मिनट में डॉक्यूमेंट कौन कौन से इम्पोर्टेंट करके रखना चाहिए? बच्चे क्या करते हैं सर, एनसीएल नहीं है, बराबर, किसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट वैलिडिटी नहीं है, बराबर, किसी के पास सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गुम गया है, अभी एचएससी बोर्ड में अप्लाई करना चाहिए, 10 की उनके पास बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं है। तो आपका इन बारे में क्या सजेशन रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी से अगर आपने ध्यान दे के कर लोगे तो होता है ना सर, अभी टाइम आ गया, बच्चा एचएससी बोर्ड में भाग रहा है भाई, मुझे कॉल करता है, सर कुछ भी करो, मुझे इतनी हेल्प करो। अरे भाई मैं तो कोई दूध तो नहीं है, छुमत्तर बोल दिया और हाथ में दे दिया, ऐसा तो होने वाला नहीं। तो इसीलिए आपको गाइडेंस करना है कि कोई भी हालत में भाई ये गलतियां मत करो, ये डॉक्यूमेंट कम से कम तैयार रखो। देखो, स्टार्ट करते हैं एसएससी मार्कशीट से। ओके, एसएससी स्टेट बोर्ड, जो भी स्टेट बोर्ड के बच्चे, एसएससी मार्कशीट और आपको पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा। एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट यानी टीसी नहीं है आपका, ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है, एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट यानी सनद बोलते हैं उसको, राइट? तो बोर्ड सर्टिफिकेट, सनद, तो ये आपको लेके रखना है स्टेट बोर्ड वाले बच्चे। जो सीबीएसई आईसीएसई में है उनको सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट आता है, मार्कशीट।
पहले 2 आते थे, अभी एक ही आता है मार्कशीट। आईसीएससी वालों को अभी कुछ स्कूल देते हैं 2 सर्टिफिकेट्स, ओके, तो वो लेके रखना है। बट आपके इसमें परसेंटेज नहीं लिखा रहता है, तो स्कूल से जाके उनके लेटर हेड पे आपको परसेंटेज लिख के लेके आना है। क्योंकि कैसे 6 सब्जेक्ट रहते हैं, 6 में से 5 कंसिडर करना है या 6 कंसिडर करना है या बेस्ट ऑफ 5 लेना है, एडिशनल लेना है नहीं लेना है, ये चीज़ें सब स्कूल को उन्होंने राइट्स दिए, स्कूल वाले डिसाइड करते हैं। तो उनके पास से एक फॉर्मेट में आपको लेटर हेड पे वो लेके आना है। ये हो गया आपका 10th का सर्टिफिकेट। कोई बच्चे रिपीट कर रहे होंगे अभी, तो उनको 12th का मार्कशीट भी लगेगा। जो फ्रेशर है उनका तो रिजल्ट अभी बाद में आएगा। तो ये 10th और 12th के सर्टिफिकेट हो गए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है एज, नेशनलिटी, डोमासाइल। एज, नेशनलिटी, डोमासाइल सर्टिफिकेट आपको तहसील ऑफिस से मिलता है। दोनों भी अलग अलग मिलते हैं, एज डोमासाइल या एज नेशनलिटी, ये 2 अलग अलग मिलते हैं। नहीं तो एक ही सर्टिफिकेट आपको मिलता है, एज, नेशनलिटी, डोमासाइल, तो वो लेके आना है। उसमें करेक्शन कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद पापा को इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए बोल दीजिए, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट बच्चे कुछ तो भी डाल देते हैं, 4 लाख 5 लाख, बाद में निकलता है 10 लाख। उसके ऊपर एलिजिबिलिटी डिपेंड रहता है आपका। कुछ कास्ट ऐसे है जिसमें नॉन क्रिमिनल, आपने जैसे बोला कि एनसीएल नहीं निकला, तो वो भी डिपेंड करता है। तो अभी के लिए इनकम सर्टिफिकेट, SC ST ओपन कैटेगरी के लिए 1 ईयर का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, और बाकी जो भी कैटेगरीज है उसके लिए आपको 1 ईयर एंड 3 ईयर का इनकम लगेगा। तो ये आपको निकाल के रखना है। उसके बाद EWS कैंडिडेट्स के लिए स्टेट EWS और सेंट्रल EWS का सर्टिफिकेट भी आपको निकाल के रखना है, ओके। SC ST थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करता हूँ, अभी जो मराठा बच्चे हैं, हाँ, उनका EWS नहीं निकल रहा है, हाँ, ठीक है, Yes. सेंट्रल का, हाँ, या स्टेट का भी, तो इन बच्चों ने क्या करना चाहिए? हाँ, अभी EWS मराठा समाज के लिए स्टेट में EWS नहीं मिलेगा आपको, बट सेंट्रल का EWS मिल सकता है अगर आप उस नॉर्म्स में बैठते हो। तो सेंट्रल का मिल जाएगा आपको डेफिनेटली, अगर नॉर्म्स में बैठते हो। तो स्टेट में आपको SCBC जो नया आरक्षण है, और यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, जो भी मैंने ऑब्जर्व किया लास्ट ईयर का कट ऑफ, तो SCBC का बेनिफिट हुआ है इंजीनियरिंग में। अच्छा, ओके, मतलब तो कम परसेंटाइल में अच्छा कॉलेज मिला है, राइट। स्पॉट राउंड तक अगर आपने ट्राई किया है, जो भी आपके सीनियर्स है, तो उनको पूछ सकते हो आप, तो आपको बेनिफिट हुआ है। तो SCBC वालों ने, मराठा समाज के बच्चों ने SCBC स्टेट का निकाल के रखना है आपको। अभी नेक्स्ट है SC ST के लिए। SC ST के लिए स्टेट का सर्टिफिकेट आपको लगेगा, उसका वैलिडिटी भी लगेगा। SC ST के लिए नॉन क्रिमिलियर का कंडीशन नहीं है, ओके। और सेंट्रल का भी आपको सर्टिफिकेट निकालना है। सेंट्रल का निकालते समय बच्चे और एक चीज़, मतलब एक गलती कर देते हैं, प्रोफार्मा आय निकालते समय वो पोस्ट के लिए, जो रिक्रूटमेंट के लिए, वो फॉर्मेट निकाल के रखते हैं। तो आपको एजुकेशन के लिए बोलना है उनको, अगर उनके पास फॉर्मेट नहीं है तो जेई के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में फॉर्मेट मिलेगा आपको, वो फॉर्मेट ऑफलाइन सबमिट करना है आपको। मतलब कि सर्टिफिकेट निकालते समय, हाँ, आपको कौन सा सर्टिफिकेट निकालना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती करोगे आप निश्चिंत रहोगे, मेरे पास तो सर्टिफिकेट है, लेकिन जब भी सबमिशन का टाइम आता है तो रोना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सोच समझकर आप लोगों को सर्टिफिकेट कौन सा निकालना है, कौन सा नहीं निकालना है, किस लिए निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे हो, मुझे क्या सबमिट करना चाहिए। तो एक, मुझे तो लगता है कि एक लिस्ट बनानी चाहिए। मेरे कौन से डॉक्यूमेंट क्लियर है उसके ऊपर राइट मार के उसकी फाइल बनानी चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो अच्छे लोगों को जाके मिल के, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में कहीं पे भी जाके, या सर यहाँ पे हो तो सर के पास भी जा सकते हैं, इनकी टीम भी सर की हेल्प कर सकती है आपको। छत्रपति संभाजी नगर, आपको कॉन्टैक्ट नंबर इसी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सर का हेल्पलाइन नंबर, है ना। तो प्रॉपर गाइडेंस ले लो कुछ भी करके। और OBC, VJNT, NT1, NT2, NT3, SBC, SCBC, ये कैटेगरीज के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी और नॉन क्रिमिलियर लगता है। और नॉन क्रिमिलियर का अभी कंडीशन उन्होंने निकाल दिया है, ऐसा न्यूज़ भी है। तो अगर आपका एनुअल इनकम 8 के ऊपर जा रहा है तो 25 मार्च 2013 का एक GR है, उस GR में लिखा है कि इनका मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन अगर अच्छा है तभी भी सोशल जो भी कंडीशन है वो उतना अच्छा नहीं है, एक क्लॉज है, तो उस क्लॉज का बेनिफिट लेके भी आप
नॉन क्रीमिलियर निकाल सकते हो। बट नॉन क्रीमिलियर का उन्होंने कंडीशन निकाल दिया, ऐसे भी न्यूज़ सुनने में आए। एक बार आप तहसील ऑफिस जाके इंक्वायरी कर सकते क्या हो। होता है स्टूडेंट, जो सर अभी इतना 100% कॉन्फिडेंटली नहीं बताने का कारण है कि हर साल रूल बदलते हैं, यस, थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन आपको ये करना है। कुछ चेंज होता है तो हम लोग अपडेट देते हैं। यस डेफिनेटली, जब भी कुछ चेंज होता है तो हमारे तरफ से अपडेट आता ही है। ओके ओके सर। और उसके बाद आपको फिर नॉर्मल किसी का अगर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है, ऑर्फन सर्टिफिकेट है, ऑर्फन बच्चों को भी बहुत सारा बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट के तरफ से, आर्मी वाले, आर्मी डिफेंस कैटेगरी, तो इनको स्पेशल रिजर्वेशंस बोलते हैं। तो ये सर्टिफिकेट्स आपको निकाल के रखने। सबसे इम्पोर्टेंट वैलिडिटी मस्ट है। ओके, SC, ST, OBC, VJNT, NT1, NT2, NT3, SBC, SCBC वैलिडिटी चाहिए। तो आप अभी से ही अप्लाई कर दो उसको, वेट मत करो रिजल्ट का, अभी से अप्लाई कर दो। कुछ बच्चे क्या करते हैं सर, अप्लाई तो करते हैं लेकिन ऑफिस में जाते ही नहीं, और उनको लगता है कि हमारे घर पे कोई लाके देगा। यार एक दो चक्कर मार दिया तो कभी कभी क्या होता है कि दिक्कत ऐसी होती है कि कोई ऑफिसर छुट्टी पे है, उनके घर में शादी है, कुछ होता है प्रॉब्लम, तो भाई आपको चक्कर मारने पड़ेंगे। जब तक नहीं मिलता तब तक चक्कर मारो, है ना। उनको जाके मिलो, बोलो, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करो, सर मेरा एजुकेशन का काम है। नहीं तो कभी कभी हमारे पास ऐसे होते हैं कि सर बच्चे जाते नहीं, आइन टाइम पे जाते, बोलते अभी वो ऑफिसर नहीं, ये नहीं, वो नहीं है, और बच्चे का लास्ट के दिन में चले गया और वहां से सर्टिफिकेट निकालने की कोशिश कर रहा है। ये पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसीलिए अभी से करो और अभी से उनका फॉलोअप ले लो। तो सर लास्ट में आपने इतने सारे बच्चों की हेल्प की है, अगर हम लोगों को जरूरत पड़ी, JEE हो, नीट हो, या कोई और भी चीज़ है और ब्रॉडकास्ट की अगर हम लोगों को जरूरत पड़ी तो आपको हम इनवाइट करेंगे जरूर। बिल्कुल सर। तो बच्चों मैं थोड़ा सा रिव्यू देना चाहता हूँ कि हमारे साथ आज हमारे दोस्त भी अच्छे सर, चंद्रकांत उन्हाड़े सर, ये काउंसलिंग करते हैं, COP के कुछ स्टूडेंट है, उनके जॉब भी है अच्छा। हमने जॉब का इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं की, बोल सकते हैं सर। सर खुद BSNL ऑफिस में JTO, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर, यस ऑफिसर है सर, लेकिन हमने जानबूझकर नहीं बोला था क्योंकि थोड़ा सा सर के साथ इसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं है। बच्चों सर ने जो चीज़ें बताई कि MST CET, अगर अभी भी आपकी JEE नीट का प्रिपरेशन छोड़ के इधर आते हो तो कोई टेंशन मत लेना, आपकी अभी भी प्रिपरेशन हो सकती है। आपका जो भी एम होगा, COP, VJT, ICT, PICT जैसे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कर सकते हैं, बस प्रॉपर वे होना चाहिए, MCQs की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं, बोर्ड का ही इफेक्ट आपको कहीं ना कहीं MST CET में हेल्प होने वाली है, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो MCQs लगा पाओगे, वरना नहीं लगा पाओगे। उसके अलावा सर ने कुछ डॉक्यूमेंट की चीज़ें बताई आप लोगों को, डॉक्यूमेंट अभी से प्रिपेयर करके रखोगे तो आपका फायदा हो जावे। मतलब जैसे कि कास्ट वैलिडिटी हो, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जैसे कि अगर आपका क्लास 10 का कुछ बोर्ड सर्टिफिकेट हो या मार्क मेमो हो, जो भी LC हो, जो भी है, अगर कुछ गुम जाता है, कुछ जाता है, तो अभी से आप अपने डॉक्यूमेंट समेटने की या जमा करने की कोशिश करनी है, ताकि आप लोगों को उस समय कुछ रॉन्ग ना हो जाए। इसके अलावा आप लोगों को करना क्या है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग से आप लोग कुछ और ही निकालते हो। आपको कौन सा लगने वाला है, एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन के बारे में, तो वही निकालो। बिना काम के डॉक्यूमेंट निकाल के अपनी फाइल बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अभी भी आप तैयारी कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है सर की आपके लिए, एक बात ध्यान रखो। और सर ने भी खुद COP में नंबर लगा, उनके बारे में भी कुछ चीज़ें शेयर की है कि जैसे कि सर ने बताया कि PYQ करने से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को हर चीज़ एक नोटबुक लेके बैठना चाहिए और हर चीज़ आपको नोट डाउन करनी चाहिए, ताकि आप लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो हम लोग ऐसे ही पॉडकास्ट के साथ मिलते रहेंगे अगले इसमें। अगर और भी कुछ हेल्प चाहिए, जैसे कि डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हो और कोई वीडियो चाहिए, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा। और आपके लिए वीडियो भी 2-4 वीडियो जो चीज़ें के लगते हैं, कमेंट ज़्यादा होने चाहिए, ताकि सर को भी लगे कि हाँ कि ये चीज़ होनी चाहिए और इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो मिलते ही ऐसे सेशन में, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।